हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ योर आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। अब हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि आपके देश में अगारियाज यानी आपकी जो कम्युनिटी थी आयरन स्मेल्टर्स की, किस प्रकार से बाहर विदेशों से आयरन आने के कारण उनके जो उद्योग धंधे थे वो ठप पड़ गए। क्योंकि यहाँ पे जो अंग्रेज़ों ने फॉरेस्ट लॉ लागू किया था, इसकी वजह से यहाँ पे लोग जो हैं उनका जंगल में आना जाना रुक गया, जिसकी वजह से वो आयरन ओर निकालना और वुड प्राप्त करना ये सब उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। तब धीरे-धीरे वे लोग अपना जंगल और अपनी जगह सब छोड़ के बाहर काम की तलाश में जाने लग गए। और इस दौरान फिर ब्रिटेन से जो भी आयरन स्टील आता था, उससे फिर सारे काम जो है वो इंडिया में होने लग गए। तो इससे जो है आपकी जो आयरन और स्मेल्टिंग जो एक प्रोसेस था वो पूरी तरीके से ठप पड़ गया। और उसके बाद आज हम अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे कि आपकी इंडिया में जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज जो आई, ठीक है, उसके बाद किस तरह की स्थितियाँ पैदा हुई। सो लेट अस सी नाउ। In the year was 1904. In the hot month of April, Charles Weld, an American geologist, and Dorabi Tata, the eldest son of Jamshedji Tata, were traveling in Chhattisgarh in search of iron ore deposits. अब ये 1904 की बात कर रहे हैं। गर्मी का महीना था, अप्रैल महीने का, जिसमें अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, जिनका नाम चार्ल्स वेड था। जियोलॉजिस्ट का मतलब आप सबको अच्छे से पता है। जियोलॉजिस्ट मतलब जिसको हिंदी में हम भूविज्ञानी कहते हैं, मतलब जो अर्थ का स्टडी करते हैं, ठीक है, वे। और आपके जमशेदजी टाटा के जो सबसे बड़े बेटे थे, दोराबजी टाटा, वे लोग जो है छत्तीसगढ़ में कुछ ढूंढ रहे थे, ठीक है। मतलब इतनी गर्मी के महीने में वो क्या ढूंढ रहे थे, तो वो था आपका आयरन और डेपॉजिट्स, यानी आयरन के, लोहे की खदान खोज रहे थे लोग। So they had spent many months on a costly venture looking for sources of good iron ore to set up a modern iron and steel plant in India. अब इन लोगों को जो है देश में एक आधुनिक प्रकार का आयरन और स्टील प्लांट लगाना था। तो इसकी वजह से ये लोग बहुत महीनों से जो है आयरन ओर की खोज में थे कि हमको कहीं पे इसकी खदान मिले तो हम लोग अपना काम जो है वो शुरू करें। अब जो जमशेदजी टाटा थे, इन्होंने जो है, इनके पास काफ़ी धन था, ठीक है। तो इन्होंने ये डिसाइड किया था कि ये सारा पैसा जो है मैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री लगाने में जो है खर्चा करूँगा। इंडिया में मैं जो है एक बहुत बड़ा आयरन स्टील का इंडस्ट्री बैठाना चाहता हूँ। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए इनके पास एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर होना बहुत ज़रूरी था, और उसकी खदान इनको जो है वो मिल नहीं रही थी कि मतलब इतना अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर हमको मिलेगा कहाँ से। तो उसी की खोज में जो है वो चार्ल्स वेड के साथ जो है छत्तीसगढ़ के जंगलों में घूम रहे थे। सो वन डे आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर मेनी आवर्स इन द फॉरेस्ट, वेल्ड एंड दोराबजी came upon a small village and found a group of men and women carrying baskets of iron ore. अब टहलते हुए बहुत घंटों तक जंगल में जब आपके वेल्ड और दोराबजी जो है एक छोटे से गांव में आए, तो उन्होंने देखा कि औरत और आदमियों का एक समूह जो है वो अपनी टोकरियों में जो है बहुत सारा आयरन ओर जो है वो भर के ले जा रहा था। तो कौन लोग थे? ये लोग थे आपके अगारियाज। आई होप आपको याद होगा अगारियाज कौन है। और जब इन्होंने पूछा कि इतना सारा आयरन ओर आप लोगों को कहाँ से मिला, तब अगारियास ने जो है एक छोटी सी पहाड़ी की तरफ इशारा किया, तो जो थोड़ी ही दूरी पर थी। उन्होंने कहा कि वहाँ से हमको आयरन ओर मिला है। तब जो वेल्ड और दोराबजी थे, वे लोग जो है थोड़ी ही देर के बाद जो है उन घने जंगलों को पार करते हुए छोटी सी पहाड़ी पे पहुँचे। और जब वहाँ पे वो लोग पहुँचे उस पहाड़ी पे, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उनको जो चाहिए था वो उनको मिल गया था, जो इतने महीनों से वो खोज रहे थे। और ये जगह थी आपकी राजहरा हिल्स, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका संसार का जो है सबसे अच्छी क्वालिटी का ओर जो है वो पाया गया। लेकिन और तो इनको मिल गया, लेकिन इनके बड़ी सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि ये जो रीजन था वो ड्राई था, यानी ये सूखा इलाका था। और किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए जो है पानी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब आपको याद है, आप इसे ज्योग्राफी से कनेक्ट कीजिए। इंडस्ट्री चैप्टर जब आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री बैठाने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपका होता है रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स, वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे देखिए, अब इन्होंने पानी की बात की है कि पानी जो बहुत ज़रूरी होता है फैक्ट्री के लिए, वो यहाँ पे नहीं था। तो अब इसके लिए जो है इन्होंने फिर सोचा कि अब ये जगह तो हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि ये जगह तो हमको मिल गई है जहाँ पे हमको आयरन और बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल गया, लेकिन अब यहाँ पे हम फैक्ट्री नहीं बैठा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है। तो ये दूसरी जगह की खोज में जो है वो निकल पड़े। अब इसमें जो अगारियास थे, तो इन्होंने जो है
इनकी इतनी बड़ी मदद की थी आयरन ओर को प्राप्त करने में, और यही आगे जाके फिर आधार बना इनका एक बहुत बड़ी भिलाई स्टील प्लांट जिन्होंने स्टेब्लिश किया उसका। ठीक है, मतलब इसमें अगारियास का बहुत बड़ा रोल वो जो था। अब कुछ सालों के बाद जो है जंगल का बहुत बड़ा एरिया जो है वो क्लियर कर दिया गया, काट दिया गया, और जो आपकी रिवर थी सुबर्णरेखा उसके तट पर, वहाँ पे फिर उन्होंने अपनी फैक्ट्री वहाँ पे एस्टेब्लिश की। ओके, सो दे सेट अप द फैक्ट्री एंड एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप जमशेदपुर। ठीक है, है देयर वाज अ वाटर नियर आयरन ओर डिपॉजिट्स, यहाँ पे पानी की सुविधा थी क्योंकि यहाँ पे आपकी नदी थी सुबर्णरेखा। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम टिस्को के नाम से जानते हैं, तो ये जो है खड़ी हो गई, और उसके बाद इसने स्टील बनाना शुरू किया ईयर 1912 में। ठीक है, अब इन्होंने देखिए 1904 में इन्होंने खोज शुरू की थी। ओके, 1904 में इन्होंने खोजना शुरू किया, और देखिए 1912 में जाके इनका जो है फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुआ, और उन्होंने वहाँ पे स्टील बनाना शुरू कर दिया। कितनी लंबे टाइम की जो इनकी तपस्या थी। अब देखिए टिस्को वॉज सेटअप एट एन अपॉर्चुनिटी टाइम। अपॉर्चुनिटी टाइम का मतलब क्या होता है, मतलब ये एक ऐसा समय था, ठीक है, जैसे कि आपको पता है सारी स्थितियाँ किस प्रकार से आपका यहाँ के जब स्मेल्टिंग प्रोसेस ब्रिटेन की वजह से जो है डिस्ट्रॉय हो गया, और फिर वहाँ से आपका आयरन स्टील आना लग गया, तब यहाँ के लोगों ने उसी को इस्तेमाल शुरू किया। लेकिन अब ये एक ऐसा वक्त था, ठीक है, जहाँ पे कि कहा जा सकता है कि बहुत ही भाग्यवादी समय था, क्योंकि ये हुआ था आपका लेट 19th सेंचुरी में। ठीक है, अब इसमें क्या था, एक ऐसा वक्त था जब इंडिया था आपका जो स्टील था वो ब्रिटेन से जो है इंपोर्ट कर रहा था। ठीक है, अब ठीक उसी वक्त में आपकी जो रेलवे लाइन थी इंडिया में वो बिछाई जा रही थी, और बहुत तेज़ी से जो है ये एक्सपैंड हो रहा था। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार की स्थितियाँ बन रही हैं, यानी ये जो आपका जमशेद जी टाटा जो है इन्होंने अपनी आयरन स्टील की फैक्ट्री बैठा दी, और उसी वक्त आपका रेलवे लाइन एक्सपैंड हो रहा था। तो इससे क्या हुआ, दे इट हैड प्रोवाइडेड अ ह्यूज मार्केट फॉर रेल्स दैट ब्रिटेन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो अब जब रेलवे लाइन बिछ रही है तो भाई रेल के लिए तो लोहा चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब उसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ब्रिटेन प्रोड्यूस कर रहा है। अब उसके बाद देखिए, फॉर अ लॉन्ग वाइल ब्रिटेन एक्सपर्ट्स इन इंडियन रेलवेज वे आर अनविलिंग टू बिलीव दैट गुड क्वालिटी स्टील कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अब देखिए इसमें इंडियन रेलवेज में जो एक्सपर्ट्स थे, जो ब्रिटिश एक्सपर्ट्स थे, उन लोगों के लिए विश्वास करना बिल्कुल भी संभव नहीं था कि इतनी अच्छी क्वालिटी का स्टील जो है वो इंडिया में भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब इसी वक्त में अब ये जो टिस्को आपकी एस्टेब्लिश हुई थी, सो इट वाज सेटअप द सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में ये सेटअप हुई थी कि उस वक्त आपका 1914 का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था। आपको याद है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, जो कि आपके जो मेनली दो ही देशों के बीच में हुआ था, लेकिन बाद में जो एक एलाइड कंट्रीज होती है ना, मतलब सब आपस में एक संधि के ऊपर सब उनका एक संधि रहती है कि भाई अगर एक देश के ऊपर किसी दूसरे देश ने आक्रमण किया है, ऐसा कुछ हो, तो बाकी जो देश उसके साथ हैं, एक गुट जो होता है वो सब एक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम हुई थी ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में और सर्बिया के बीच में। ठीक, लेकिन उसके बाद जो ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ जो देश थे वो इससे जुड़ गए, और सर्बिया के साथ जो देश थे वो सारे के सारे इसके साथ जुड़ गए, तो इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रूप ले लिया, यानी जब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े देश जो युद्ध में शामिल हो गए, जैसे आपकी जर्मनी थी, फिर आपका ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, ओटोमन एम्पायर था। ठीक है, ये सब एक तरफ थे, सेंट्रल पावर्स थे, और बाकी जो फ्रांस, रशिया, इटली, रोमानिया, कनाडा, जापान, ये सब जो है ये यूएस वगैरह, ये सब एलाइड पावर्स थे। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वॉर हो गई थी उस वक्त 1914 में। ठीक है, स्थितियाँ आप देखिए, अभी 1904 में आपका जो टाटा साहब थे, ठीक है, ये आपका आयरन ओर को खोजने निकले थे, और 1912 में फिर जब इनको आयरन ओर वगैरह मिल गया, सब चीज़ें हो गई, तो 5 से 6 साल के अंतर में इन्होंने फिर उसके बाद अपना एक आयरन स्टील का फैक्ट्री जो है वो खड़ा कर लिया। ठीक है, अब देखिए अब ये टाइम आ गया आपका 1914 का। ठीक है, इसको रिलेट करते चलिए आप। अब 1914 में क्या है, आपकी वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी। ओके, अब इस वक्त में क्या हो रहा था, स्टील प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड्स ऑफ वॉर इन यूरोप। ठीक, तो अब जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, तो अब जब लड़ाई शुरू हो गई है, तो भाई सारा का सारा जो आपका हथियार बनेगा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा, और वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, वॉर में जाएगा, क्योंकि वॉर बहुत महंगी होती है। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंड, सो द इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश स्टील इनटू इंडिया डिक्लाइंड ड्रामेटिकली, एंड द इंडियन रेलवेज टर्न्ड टू टिस्को फॉर सप्लाई ऑफ रेल्स। देखिए कितना बड़ा यहाँ पे एक चमत्कार ही कह सकते हैं आप इसको,
कि यही जो ब्रिटेन के एक्सपर्ट्स थे जो कह रहे थे कि भाई क्या इंडिया में भी इतनी बेस्ट क्वालिटी का स्टील प्रोड्यूस हो सकता है। तो अब स्थितियां ऐसी हो गई कि आप माने ना माने कि प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन अब तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई तो अब ब्रिटिश से जो स्टील इंडिया में आ रहा था अब तो वो नहीं आएगा ना, क्योंकि उन लोगों को खुद ही उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो अब जो इंडियन रेलवेज जो ब्रिटेन का आयरन स्टील यूज़ कर रहा था, अब इसको टिस्को के ऊपर जो है निर्भर होना पड़ा। नाउ एज अ वॉर ड्रैग्ड फॉर सेवरल ईयर्स, अब ये 1-2 साल या महीनों की लड़ाई नहीं थी, ये बहुत सालों तक लड़ाई चलती रही। ठीक है, अभी बकायदा पूरा एक समय मिल गया था। ठीक है, तो अब इसमें टिस्को टिस्को को क्या मिला था, इसको जो भी शेल्स और कारेज व्हील्स बनाने थे वो सब इसको वॉर के लिए, इसको सारा का सारा इसको डिमांड इसके पास आने लग गया कि ये आपको बनाना है। सो बाई 1919 द colonial गवर्नमेंट was buying 90% ऑफ द स्टील मैन्युफैक्चर्ड बाई टिस्को। ठीक है, अब देखिए 1919 तक आपकी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो पूरी तरीके से टिस्को के ऊपर आके निर्भर हो गई। देखिए ये कहाँ से शुरू हुआ था, 1904 से शुरू होकर 1990 तक आके किस प्रकार से आपकी स्थितियां जो हैं वो चेंज होती चली गई, जहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट पूरी तरीके से अब किस पे निर्भर थी, भारत पे निर्भर थी स्टील बनाने के लिए, जिसमें मेजर रोल था आपका टिस्को का। सो ओवर टाइम टिस्को बिकेम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, तो उस वक्त की ये सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री थी ब्रिटिश एम्पायर की, कौन, टिस्को। ओके, अब ये जो आपके दोराबजी टाटा, ठीक है, ही वॉज अ इंडियन बिजनेसमैन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, एंड इनका बहुत बड़ा रोल था टाटा ग्रुप को डेवलप करने में। और इनकी जो पैदाइश थी ये मुंबई की थी, और ये जमशेदजी टाटा के जो है ये सबसे बड़े बेटे माने जाते हैं। सुनाओ, अब हम आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ आयरन एंड स्टील एज इन केस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स, industrial expansion occurred only when British imports into India declined and the market for Indian industrial goods increased। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही कि सबसे अच्छी बात देखिए इसमें ये निकल के आती है कि जो कॉटन टेक्सटाइल थे यानी जो सूती वस्त्र थे, फिर आपका जो स्मेल्टिंग का प्रोसेस था, वो दोनों ही बेस्ट था ऑल ओवर वर्ल्ड में। भारत का मतलब इंडिया टॉप मोस्ट पोजीशन पे था, उसके बाद भी इस प्रकार की कंडीशंस आई कि इंडिया में दोनों ही आपकी जो कलाएं थी धराशायी हो गई। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें कहाँ से आने लग गई थी, ब्रिटेन से। ओके, तो अब इसमें क्या हुआ, ये दोबारा कब उठ के खड़ा हुआ, ये दोबारा तब उठ के हुआ खड़ा जब आपकी ब्रिटेन में जो स्थितियां बदल गई। ओके, जब आपका जो डिमांड था, ओके, जो मार्केट थी आपकी इंडियन इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए वो बढ़ी, क्योंकि ब्रिटेन की जो स्थितियां थी वो पूरी की पूरी जाके वॉर की तरफ झुक गई थी। ओके, सो दिस हैपन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर। ये सारी की सारी देन किसकी थी, प्रथम विश्व युद्ध की थी। सो एज द नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप्ड एंड द इंडस्ट्रियल क्लास बिकेम स्ट्रॉन्गर, द डिमांड फॉर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन बिकेम लाउडर। ठीक है, अब आपको याद है ना कि जब आपके भारत के जो कपड़े थे, सूती वस्त्र थे, वो जब बहुत ज़्यादा डिमांड में थे यूरोपियन मार्केट्स में, तो वहाँ के जो व्यापारी थे वो उनको उनको चिंता हुई कि भाई हमारे व्यवसाय ध्वस्त हो जाएंगे, तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से गुहार लगाई, और फिर उनको सुनने के बाद वहाँ की सरकार ने उनको बचाने के लिए जो कैलिको एक्ट लागू किया था। ठीक है, तो उसके बाद जो इंडियन कपड़े थे आपके, जो चिन्स थे, वो सब क्या हुआ था, बैन हो गया था, और बाकी चीज़ों पे जो ड्यूटीज़ थी वो बहुत हैवी हो गई थी। ठीक है, तो सेम चीज़ अब इंडिया में हुई, लेकिन इंडिया में स्थितियां बदल गई, क्योंकि जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन बहुत बड़े तौर पे जो है फैलने लग गया, तो आपकी जो इंडस्ट्रियल क्लास थी, जो औद्योगिक वर्ग था, ये बहुत स्ट्रांग हो गया था। ओके, और तब इन्होंने जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, जो गवर्नमेंट थी आपकी कॉलोनियल गवर्नमेंट ही उस टाइम भी, लेकिन चूंकि अब इनकी पावर बढ़ गई थी। ठीक है, पावर इसलिए बढ़ गई क्योंकि आप पूरी तरीके से अब यहाँ पे आ गए हैं, चीज़ों की डिमांड आपको यहाँ से फुलफिल करनी है। ठीक है, इनके पास पैसा भी था, पावर भी थी, तब इन्होंने जो है सरकार पे दबाव डाला कि अब जो है आप हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारी ट्रेड, उसकी आप अब क्या कीजिए, उसको प्रोटेक्शन दीजिए। और दिन पे दिन की आवाज़ जो है बुलंद होती गई। तो अब ये ब्रिटिश जो थी, जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उसके लिए मजबूरी हो गई। ठीक है, सो स्ट्रगलिंग टू रिटेन इट्स कंट्रोल ओवर इंडिया, अब इन लोगों को बहुत मुश्किल हो रही थी इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल पकड़ के रखने में। तब उसको बनाने के चक्कर में द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कंसीड मेनी ऑफ दीज डिमांड्स इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ द कॉलोनियल रूल। तब अब ये आज़ादी मिलने के कुछ समय पहले तक आपका, ठीक है,
अब इंडिया गवर्नमेंट जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उनकी बहुत बड़ी मजबूरी थी कि वो इस इंडस्ट्रियल वर्ग की बात को माने और उनकी कुछ डिमांड्स को फुलफिल करें, क्योंकि उनको अपना कंट्रोल इंडिया पे बना के रखना था। ओके, तो ये था आपका चैप्टर वीवर्स, आयरन स्मेल्टिंग एंड द फैक्ट्री ओनर्स। और अब ये एक छोटा सा टॉपिक है, अर्ली ईयर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जापान, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो ये आपका जापान का इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक इवेंट है जो आपको बता रखा है यहाँ पे। द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जापान इन द लेट 19th सेंचुरी प्रेजेंट्स ए कॉन्ट्रास्ट टू दैट ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी देखिए जो औद्योगिक क्रांति हुई थी तो वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज को, वहाँ के शहरों को और भारत के शहरों को कंपेयर किया गया। ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या पाया कि जिस प्रकार से यूरोपियन कंट्रीज में आपकी जो लोगों की प्रोग्रेस हो रही है, जिस प्रकार से वो लोग डेवलप कर रहे हैं, तो उसके कॉन्ट्रास्ट में इंडिया में क्या था, इंडिया जो है पतन की तरफ जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने जापान की बात की है, तो 19वीं शताब्दी में जापान में क्या हो रहा था। अब देखिए, द colonial state in India need to expand the market for British goods was unwilling to support Indian industrialist। ठीक है, अब बता रहे हैं कि भारत में तो आपकी कॉलोनियल गवर्नमेंट बैठी हुई थी। ठीक है, तो इसको अपना हित देखना था, इसको अपने मार्केट बढ़ाने थे। क्यों? क्योंकि इसको अपना सामान बेचना है, अपने ब्रिटिश गुड्स जो है इसको सेल करने थे। इसलिए इसने इंडियन इंडस्ट्रीज को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, किसी प्रकार का सपोर्ट इसने व्यवसायियों को नहीं दिया। अब हम जब बात करें जापान की, तो इन जापान द स्टेट एनकरेज्ड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। लेकिन यहाँ पे जापान में जो सरकार थी उसने अपने इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया। इन Meiji regime which assumed power in Japan in 1868। ठीक है, 1868 की बात कर रहे हैं, उस वक्त जो है मेजी regime का जो है वहाँ पे शासन चल रहा था। So what it believed that Japan needed to industrialize in order to resist Western domination। इन लोगों का ये मानना था कि अगर आपको पश्चिम के गुलामी से बचना है, उनके पंजों से बचना है, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को आगे बढ़ाएं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को आप आगे बढ़ाएं। सो इट इनिशिएटेड अ सीरीज ऑफ मेजर्स टू हेल्प इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इन लोगों ने जो है अपने देश में उद्योग को बढ़ाने के लिए, उसको बचाने के लिए काफ़ी बड़े स्टेप उठाए। द मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्ट वॉज इम्पोर्टेड एंड अडेप्टेड टू द नीड्स ऑफ जापान। अब जो भी पश्चिम में नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए खोज आविष्कार हो रहे थे, सबको इन लोगों ने जो है इम्पोर्ट किया, सबको अपने देश में लेके आए। जैसे जैसे इनकी ज़रूरतें थी वैसे वैसे वो उसको अडॉप्ट करते चले गए। Now, the foreign experts were brought to train Japanese professionals. Industrialists were provided with generous loans for investment by banks set up the गवर्नमेंट। देखिए कितनी बड़ी चीज़ यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि बाहर से जो है फॉरेन एक्सपर्ट इन्होंने अपने देश में बुलाए, ताकि ये अपने जापानीज प्रोफेशनल्स को जो है ट्रेनिंग दे सके, उनको सिखा सकें। और इनके जो व्यवसायी थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको जो है बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दिए गए। ठीक है, उनको सपोर्ट दिया गया। ठीक है, ताकि वो जो है अपने काम को आगे बढ़ाएं। एंड दीज लोन्स फॉर द इन्वेस्टमेंट बाय बैंक सेट अप द गवर्नमेंट। लार्ज इंडस्ट्रीज वेयर फर्स्ट स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड देन सोल्ड ऑफ एट चीप रेट्स टू बिजनेस फैमिलीज। देखिए कितना बड़ा और कितना अच्छा स्टेप था ये, कि जो बड़े बड़े उद्योग थे पहले उसको सरकार ने शुरू किया, उसको एस्टेब्लिश किया, उसको आगे बढ़ाया, और उसके बाद उसको बहुत ही कम दाम पे जो बिजनेस फैमिलीज थे उनको बेच दिया। ओके, सो नाउ इन इंडिया colonial domination created barriers to industrialization। लेकिन हमारे इंडिया में ठीक उल्टा हुआ, क्योंकि हमारे देश में जो विदेशी ताकतें बैठी थीं उन्होंने पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन को है इंडिया में ध्वस्त कर दिया। ठीक है, वो पत्तन की कगार पे ले आए। इन जापान द फियर ऑफ फॉरेन कॉन्क्वेस्ट स्पोर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए जापान में एक डर था कि कहीं हमारे ऊपर विदेशी ताकतें आके बैठ ना जाएं, तो इस डर से जो है उन लोगों के यहाँ जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्पीड मिली, लोगों ने बहुत मन से यहाँ पे काम किया। बट दिस ऑल्सो मेंट दैट द जापानीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फ्रॉम द बिगनिंग वॉज लिंक्ड टू मिलिट्री नीड्स। अब ये देखिए किसी और चीज़ की तरफ यहाँ पे इशारा ये लोग कर रहे हैं। ये लास्ट लाइन जो बता रही है आपको, द जापानीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फ्रॉम द बिगनिंग वॉज लिंक्ड टू मिलिट्री नीड्स। अब ये जाके आपका आगे के हिस्ट्री के चैप्टर्स में जुड़ेगा। ओके, अब देखिए ये हो गया आपका पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक, तो अभी आपने देख लिया इंडिया और जापान का किस प्रकार से इन्होंने जो है दोनों को कंपेयर किया है, और इंडिया में जिस प्रकार से पतन हो गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
पूरी तरीके से यहाँ के कॉटन टेक्सटाइल्स को स्मेल्टिंग प्रोसेस को सबको ख़त्म कर दिया, लेकिन जापान में जो है लोगों ने ठीक इसके विपरीत काम किया और अपनी सैन्य शक्ति को भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़रिए से पूरी तरीके से मजबूत रखा, ताकि वो इस चीज़ से बच सकें जिस चीज़ का सामना जो है इंडिया ने किया। So this was a whole chapter, and I think so all the topics have been covered, and still if you have any doubts you can put it in the comment box। और इसकी अगली वीडियोस में मैं आपको इस चैप्टर का समरी प्रोवाइड करूँगी along with my हैंड रिटन नोट्स, और तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और फिर से हम अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल दैट टाइम विल मीट अगेन, सी यू, बाय बाय।